राजा शेष नाग, जिनका शासन 110 ईसा पूर्व से लेकर 90 ईस्वी तक रहा। इतिहास में अपने समय के बड़े सम्राट शेष दात नाग रहे, जिन्हें भारत के इतिहास में पौराणिक कथा कहानियों का सांप समझकर भुला दिया गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम शेष नाग का इतिहास समझेंगे। नागवंशीय लोग सांप की पूजा करते थे, इसलिए सांप नाग राजाओं का एक सिंबल था। जिस तरह से मौर्य वंश का मोर या शेर, गुप्त वंश का गरुड़ था, सूर्यवंशियों का सूरज, चंद्रवंशियों का चंद्रमा, उसी तरीके से नागवंशियों का सिंबल सांप था। ये मूर्ति देखिए, सम्राट शेष दात नाग की है, जिनमें सम्राट और उनकी पत्नी साथ में बैठे हैं। ऊपर सांप को दर्शाया गया है। और अब ये देखिए, सम्राट अशोक के समय की प्रतिमा है, जो सांची के तोरण द्वार पर अंकित है। कोलीय वंश के नाग राजा और सम्राट अशोक के बीच की डिस्कशन को इस शिला चित्र में दिखाया गया है। नाग राजाओं की ऐसी मूर्तियां आज भी मौजूद है, जो कि अच्छी खासी संख्या में मिलती है। लेकिन भारत के गौरवशाली राजा रहे नाग राजाओं के इस तरह के शिला चित्रों की वजह से आम जन की चर्चाओं में कहानियों का जन्म हुआ, जिन्हें आज हम पुराणों में भी देख सकते हैं। इन प्रतिमाओं की वजह से ही बाद में आम लोगों ने नाग शब्द का अर्थ जाने अनजाने में बदलकर सांप ही कर दिया होगा। यही कारण है कि इस समय पर नाग का अर्थ इंसान से बदलकर सांप हो गया, और जो इंसान थे वो पौराणिक कहानियों में नाग देवता या नाग राक्षस बन गए। प्रसिद्ध मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ने बताया है कि नाग का अर्थ आदमी ही होता है, जिन्होंने पूर्वोत्तर की भाषाओं से कई सबूत दिए हैं। भदंत आनंद कोशल्यायन ने भी अपने शब्दकोश में नाग का अर्थ इंसान ही बताया है। पाली भाषा में भी नाग का अर्थ आदमी ही होता है। राजा शेषनाग का पूरा नाम शेष दात नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से पता चलती है। राजा शेष नाग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाकर 110 ईसा पूर्व में शेष नाग वंश की नींव डाली। शेष नाग के नाम पर आज भी कई स्थान हैं, जैसे कश्मीर में शेष नाग झील, अनंतनाग। याद रहे, अनंतनाग भी शेष नाग का ही दूसरा नाम है। और नागों के नाम पर भारत में कई स्थान आज भी मौजूद है, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की है। शेष नाग ने 20 वर्षों तक 110 ईसा पूर्व से लेकर 90 ईस्वी तक शासन किया। फिर उनकी मृत्यु के बाद 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक उनके पुत्र भोगिन राजा हुए। फिर चंद्रासु 80 से लेकर 50 ईसा पूर्व तक शासन किए। उनके बाद धर्मवर्मन और आखिरी में वंगर, जो 40 ईसा पूर्व से लेकर 31 ईसा पूर्व तक शासन में रहे। इसके बाद नागों के क्षेत्र पर दक्षिण के सातवाहन राजाओं का शासन हो गया और इन नागों को वहां से पलायन करना पड़ा। शेष नाग के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने विदिशा पर 80 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं 5 राजाओं को 5 मुखी नाग के रूप में भी बतौर बुद्ध के रक्षक महाराष्ट्र की कन्हेरी गुफाओं में दिखाया गया है। इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में अमरावती के स्तूप पर दर्शाया गया है। याद रहे, सांप की इस तरह की आकृति सबसे पहले बुद्ध के ऊपर ही दिखाई गई है। इतिहास में बुद्ध से पहले नागों की इस तरह की आकृति कहीं और से नहीं मिलती है। इसके बाद नागों की नई राजधानी सामने आती है, जिसका नाम है पवाया। पद्मावती भी इसे कहते हैं। इन नाग राजाओं के सिक्कों पर ताड़ वृक्ष का अंकन है। विदिशा, मथुरा, इंदौर, खेड़ा आदि स्थानों से नाग राजाओं के जो सिक्के मिले हैं, उनके ऊपर ताड़ का ही अंकन है, यानी ताड़ का वृक्ष इन नाग राजाओं का राजकीय चिन्ह रहा होगा। नागों के विदिशा से पलायन करने के बाद 11 वर्षों तक कौन शासन में रहा, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। नई राजधानी पद्मावती के शासन करने वाले नाग राजाओं में पहले राजा भूतनंद बने, जिनका शासन 20 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी के मध्य तक रहा। इसके बाद शिशुनंद पद्मावती का राजा बना, जिसका शासनकाल 10 ईस्वी से लेकर 25 ईस्वी के मध्य था। शिशुनंद के बाद यशनंद राजा हुआ। इसके बाद समय काल की गणना अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है। यशनंद के बाद पुरुष दात, उत्तम दात, काम दात, भव दात और अंत में शिव दात पद्मावती का राजा बना। इसके बाद 78 ईस्वी में कुषाणों ने इनके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये ताड़ के वृक्ष का दृश्यांकन है, जो पद्मावती से ही मिला है और नाग राजाओं द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। इसी ताड़ के वृक्ष को शेष नाग के 5 राजाओं के सिक्कों पर देखा जा सकता है, जिन्होंने विदिशा से शासन किया था। पर अफसोस, एक लंबे समय तक एक बड़े भूभाग पर शासन करने वाले इन राजाओं के बारे में कोई नहीं जानता, ना ही इनके बारे में पढ़ाया जाता है। बौद्ध धर्म के विकास में नागों का सबसे बड़ा योगदान है। सम्राट अशोक भी नागवंशी थे, उनके पहले और उनके बाद के राजा भी नागवंशी थे। यहाँ तक कि खुद तथागत गौतम बुद्ध भी नागवंशी थे। इसकी चर्चा, इसकी बात मैंने पिछली वीडियो में की है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें,
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको उस वीडियो में मिलेगी। आगे नागवंश पर हम और भी वीडियोस लाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए इजाजत।